आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर। नमस्कार। कोरोना संक्रमण ने हम सबकी जिंदगी को बहुत हद तक बदल दिया है। हम सबके रोजमर्रा के जीवन में कई नई आदतें शामिल हो गई हैं। आपने भी अपनी दिनचर्या वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखकर फिर से व्यवस्थित की होंगी। एक बात बताइए, क्या आप अपने परिचितों से मिलने के समय मास्क उतार लेते हैं? क्या आप ऑफिस में अपने सहकर्मियों के साथ ग्रुप में बैठकर खाना खाते हैं? क्या आप पानी पीने के लिए दूसरों के बोतल का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप मास्क को लगातार ऊपर नीचे करते हैं और हाथों को लंबे समय तक सैनिटाइज करने पर ध्यान नहीं देते? भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ये सोचकर चले जाते हैं कि अब क्या करें, सब तो जा ही रहे हैं ना। अगर ऐसा है तो आपको सजग और सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि इन आदतों के कारण आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आईसीएमआर के पूर्व निदेशक और वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर। डॉक्टर रमन, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शुक्रिया। इससे पहले कि डॉक्टर रमन के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर रमन, मलेशिया से एक खबर आई कि मलेशिया में एक नए कोरोना वायरस का पता चला है और ये भी कहा जा रहा है कि जो वुहान में कोरोना वायरस का पता चला था उससे ये 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो भी वायरस जैसे नया इन्फेक्शन आता है जी, वो वायरस जैसे ही ज्यादा वायरसेस पैदा करता है तो उसके जीन्स में थोड़ा सा बदलाव आता है, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं जी। अब इसमें एक पॉइंट म्यूटेशन जो है जिसको हम D614G करके एक म्यूटेशन बोलते हैं, वो म्यूटेशन होने के बाद में इस विषाणु को, कोरोना के विषाणु को फैलने में आसानी हो जाती है जी। यानी वो बहुत आसानी से किसी इंसान के शरीर में जा सकता है। तो ऐसे होने से इसका रिस्क यही बढ़ता है कि वो एक आदमी से, समझ लीजिए 2 आदमी को पहले लगता था जो पुराना विषाणु था जी, ये ज्यादा लोगों को लगने का डर रहेगा जी। तो इस किस्म का विषाणु उनको दिखा है। अभी भी हमारे देश में जितना हमको जानकारी है ये D614G ये विषाणु इतनी ज्यादा प्रमाण में पाया नहीं जाता है जी। लेकिन उनका मलेशिया वालों का कहना है कि ये जो वायरस आया है ये शायद किसी इंडियन आदमी ने जो मलेशिया में गया उसकी वजह से वहां आया है लेकिन ये सिर्फ ब्लेम गेम होता है। वो क्या हो रहा है वो तो देखना पड़ेगा और उस ढंग से काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। एक और खबर यह है कि जीनोम का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों की एक टीम ने ओडिशा में कोविड-19 स्ट्रेन के 73 नए स्वरूपों की पहचान की है। ये क्या है डॉक्टर रमन? नहीं, एक चीज आपको बोलता हूँ जी कि जैसे हमारे बच्चे होते हैं जी, कोई भी बच्चा एकदम माँ के वैसा या एकदम पिताजी के वैसा दिखेगा ऐसे नहीं होता है जी। तो ये जब बच्चे पैदा करता है तो ये विषाणु को एक किस्म का एक जो एंजाइम लगता है बच्चे पैदा करने को वो एरर प्रोन होता है जी। वो ऐसे जीरोक्स कॉपी के वैसे बच्चे पैदा नहीं करता है, वो थोड़ा उसमें बदलाव होके वो बच्चे पैदा होते हैं जी। तो इसमें अलग अलग किस्म के जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम अगर सिर्फ जीन सीक्वेंसिंग अगर करें तो उनमें हमको क्या दिखेगा कि कुछ किस्म के अलग से थोड़े से बच्चे हमको दिख रहे हैं। ये जो आप बोल रहे हैं उड़ीसा में अलग अलग किस्म के दिखे जी, वो जीन दे हुए लेकिन जीन में बदलाव हुआ इसका मायना हर वक्त या तो उससे दूसरे को बीमारी लगने का खतरा ज्यादा बढ़ता है ये किस्म का होगा या जिस इंसान के शरीर में ये विषाणु जाएगा
उसको तीव्र किस्म की यानी सीवियर कोई बीमारी हो सकती है, इस किस्म का होगा, ये रहने का चांस रहता है जी। वो तो एक प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें बहुत टाइम पे जो भी म्यूटेशन दिखते हैं उसका ये इन्फेक्शन से कोई ज्यादा फर्क पड़ने का चांस नहीं रहता है। जी डॉक्टर रमन, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से अब वायरस के स्वरूप में परिवर्तन होने की खबर आ रही है, दूसरी तरफ वैक्सीन का ट्रायल बहुत जगहों पर दूसरे और तीसरे चरण का चल रहा है, क्या उसमें भी फर्क पड़ेगा? नहीं, उसमें फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वैक्सीन में जो इस्तेमाल करते हैं जी वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो ज्यादातर कॉन्जर्व्ड रीजन से रहते हैं। कॉन्जर्व्ड यानी जिसमें ज्यादा बदलाव आ नहीं सकता। जी। अभी तक ऐसे कभी लगता नहीं है कि ये विषाणु इतनी तेजी से अपना रूप बदल रहा है जिसकी वजह से कोई वैक्सीन किसी एरिया में काम करेगी जहां उस किस्म का विषाणु है या वो दूसरी जगह पे वो इंसान अगर चले गया बाद में और वहां का विषाणु अलग होगा तो वैक्सीन लेने वाले आदमी को उससे प्रोटेक्शन नहीं होगा। इस किस्म का बदलाव ये विषाणु के शरीर में हो रहा है, ऐसे अभी भी नहीं लगता है। ये ज्यादा चेंज नहीं होता है। जी डॉक्टर रमन, आप शुरुआती दौर से कोरोना वायरस प्रबंधन समिति में जुड़े रहे। अब भारत ने 10 लाख की जो दैनिक परीक्षण क्षमता है उसको हासिल कर लिया है। रोज प्रतिदिन लगभग 8 साढ़े 8 लाख परीक्षण हो रहे हैं। इससे संक्रमण को तेजी से फैलने में मदद मिलेगी कैसे? नहीं, तेजी से फैलने में मदद तो मिलेगी नहीं, वो तो उल्टा होगा। जी, उसको रोका कैसे जाएगा? लोगों को ज्यादा लोगों को मैंने टेस्ट किया। जी। समझ लीजिए एक छोटा गांव है, वो गांव में 100 लोग रहते हैं। जी। अब उनमें से 10 लोगों को बीमारी उनके शरीर में ये विषाणु जा चुका है। जी। जब तक मैं 10 में से वो 10 लोगों को अलग करके यानी उनको टेस्ट करके उनको मैं अगर देखूं कि वो पॉजिटिव है तो उनको उनके कॉन्टैक्ट्स ट्रेस करूं और उनको आइसोलेट अगर करने में मैं सक्सेसफुल हो गया 10 में से 10 को जी। तो ये बीमारी फैलेगी नहीं जी। क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हो गया, उनको मैं आइसोलेट कर रहा हूं। ये जो 10 लोग थे वो 10 लोगों को अलग कर रहा हूं। उनके शरीर में जो विषाणु है वो 10 दिन के अंदर आए वो खत्म होने वाला है। तो जितना मैं ज्यादा टेस्टिंग अभी इस वक्त करूंगा उतना मैं ज्यादा लोग जो समाज में हैं जिनको इन्फेक्शन है उनको मैं समझ पाऊंगा और उनको जो भी करना है या तो एडमिशन करना है हॉस्पिटल में या उनको आइसोलेट करना है, उनके कॉन्टैक्ट्स को जांचना है, ये सारी चीजें मैं कर पाऊंगा। और उसकी वजह से समाज के अंदर जितने लोगों को बीमारी हो चुकी है ऐसे लोगों की संख्या घट जाएगी और वो घटने की वजह से वो बीमारी तेजी से फैलने में हम रुकावट अच्छे ढंग से ला पाएंगे। जी बिल्कुल, भारत सरकार की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा परीक्षण की संख्या बढ़ाई जाए जिससे कि संक्रमित लोगों का पहले पता चल सके, उनमें गंभीर लक्षण न हो और समाज में इस संक्रमण का प्रसार भी न हो सके। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से यामीन जी जुड़ चुके हैं। यामीन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते जी। मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी से बोल रहा हूँ जी, गाजियाबाद के पास से जी। सर मेरे को ये जानना चाह रहा था मैं, जैसे कि किडनी वगैरह के शुगर के जो पेशेंट हैं ये कितनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं इससे? किडनी और डायबिटीज के जो मरीज हैं वो कोरोना संक्रमण से कितनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? नहीं, हमको एक समझना पड़ेगा, जिसको डायबिटीज है जी उसको बीमारी लगने का चांस ज्यादा है ऐसे कहीं दिखा नहीं है जी। उसको अगर बीमारी हो गई तो उसको डेथ का चांस या उसको मौत आने का चांस ये ज्यादा रहता है या बीमारी सीवियर रहने का चांस ये ज्यादा रहता है क्योंकि उनको डायबिटीज है। जी। तो ये मन में से निकाल देना कि जब हम बोलते हैं कि लोगों को अगर क्रॉनिक मॉर्बिडिटी हो यानी डायबिटीज हो, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या दमे की शिकायत हो या कोई कैंसर का मरीज हो और उसको दवा चालू है, उसकी प्रतिकार शक्ति कम हुई हो, इन लोगों को बीमारी लगने का चांस का कोई इश्यू नहीं है लेकिन लगने के बाद में वो बीमारी तेजी से बढ़ने का वो रिस्क ज्यादा होता है और उसकी वजह से मौत होने का भी डर इन लोगों में ज्यादा होता है। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से
हरिओम जी हैं। हरिओम जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार कर रहा हूँ, उनके माता पिता को भी मैं चरणों से प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब को। नमस्ते जी। जी सर, मेरा सवाल है सर कि जो हमारे डीटीसी के बस हो, ड्राइवर हो, परिचालक हो, चाहे ट्रक के कोई मास्क नहीं लगाता सर, इससे कितना सुरक्षित है हमारे, यानी बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए सर? सार्वजनिक परिवहन को चलाने वाले जो चालक हैं, कई अवसरों पर हरिओम जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने देखा है कि वो मास्क नहीं लगाते हैं। कितना खतरा है उनसे? खतरा तो पूरा है। हमको एक समझना पड़ेगा कि कोई खांसता है या उसको छींक आती है जी, उसके ऊपर मेरा तो कंट्रोल नहीं रहेगा। वो इंसान खुद के ऊपर भी उतना कंट्रोल नहीं कर पाता है जी। मैं जब तक मास्क न पहनूं और सामने वाला भी इंसान मास्क न पहने और जहां तक हो सके 6 फीट का अगर डिस्टेंस ना रखे तो वो तो रिस्क बढ़ते ही जाएगी। तो हमको एक समझना है कि ये ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में जो लोग हैं उन लोगों को भी ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि उनमें सबसे बड़ा खतरा क्यों होता है, क्योंकि वो ज्यादा लोगों से मिलते हैं या संपर्क में उतने ज्यादा लोगों को आते हैं जी। क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि जितने ज्यादा लोगों को लेके जाए बस में या ट्रक में, जो भी होगा वो उस किस्म का अगर लोगों की संख्या ज्यादा रहेगी तो रिस्क उतना ही बढ़ता है जी। इसलिए जो एहतियात लोगों को बोले हैं तो सब लोगों ने तो पालना ही पालना है, लेकिन ऐसे लोगों ने जो ज्यादा लोगों को मिलते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट वर्कर्स है उन्होंने भी पालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बिहार के बेगूसराय से राम कुमार जी हैं। राम कुमार जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सर, ये हमारा एक सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हुआ है, वो अपने घर में हो और उस स्थिति में अगर उनसे कोई मिलने जाता है, मास्क भी लगाया है, तो क्या उसके दौरान ऐसा कोई समस्या हो सकता है क्या उनके साथ में? कोरोना संक्रमित मरीज से अगर मास्क पहनकर मिला जाए तो क्या संक्रमित होने की संभावना रहती है? नहीं, मास्क आप पहन के गए जी तो हम खुद को क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वो इंसान अगर खांसा या छींका तो उससे मुझे बीमारी लगने का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि मैं नाक पे और मुंह के ऊपर मेरा मास्क है जी। लेकिन अगर वहां मैं जाता हूँ, कहीं ऐसी जगह हाथ लगाता हूँ, वो इंसान मरीज था, तो खांस रहा था और उस जगह से मेरे हाथ को लगा है और वो ही हाथ मैंने मुंह या नाक को लगाया तो मुझे बीमारी लगने का डर बढ़ जाएगा जी। यानी आप उनके घर बेशक जा सकते हैं लेकिन आपको एक क्या करना है, 2 ही चीजों का याद रखना है। या तो वो जो 2 गज की दूरी बोलते हैं वो तो रखना है और सबसे बड़ी बात, जहां भी आप हाथ लगाए हैं ऐसे आपको लगा उसके बाद में अपने मुंह या नाक को हाथ लगाना नहीं है जब तक आप उसको साबुन से धोते नहीं। बिल्कुल। तो इन सावधानियों को बरतकर बहुत हद तक संक्रमण से बचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से नितिन जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर, मेरे को ये पूछना था कि जैसे वैक्सीन अभी इतनी जल्दी में बन रही है और वो हो सकता है कि सारे मतलब पैमाने वो पूरे कर रहे हैं, बट हो सकता है लॉन्ग रन में पता चले कि हाँ उसको कोई साइड इफेक्ट निकल के आया है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम सिर्फ अपना बचाव कर ले और वैक्सीन ना ले? क्या इसमें कितना मतलब आप समझते हैं कि ये सही वो है हमारा डिसीजन? वैक्सीन के प्रयोग को लेकर ये जानना चाहते हैं कि जल्दीबाजी में तैयार की गई वैक्सीन के क्या दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं? नहीं, जो जल्दबाजी में, जो आपका सवाल बिल्कुल सही है जी। जल्दबाजी में अगर किसी ने वैक्सीन बनाया उसमें उसके साइड इफेक्ट वो लंबे समय तक देख नहीं पाएगा जी। और उसकी वजह से क्या होगा, कोई इस किस्म के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो वैक्सीन लेने के बाद में कई सालों के बाद में दिखते हैं जी। लेकिन हमको 2 चीज याद रखना है कि एक तो इस किस्म का कोई भी स्टेप कोई भी लेगा नहीं, क्योंकि ये 3rd स्टेज में जब जाएगी, ये 3rd फेज में जब वैक्सीन ट्रायल होती है उसमें कम से कम 6 महीना उस इंसान को देखना ये जरूरी पड़ेगा। तो उसका मायना क्या होगा, जब साइड इफेक्ट होते हैं जी जनरली ये पहले 6 महीने में दिखाई ही देते हैं लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि आगे चल के किसी को 10 साल के बाद में या 5 साल के बाद में
ये वैक्सीन की वजह से कुछ तकलीफ दिखेगी नहीं क्या? ये तो रेयर चांस है। जैसे हम जब बोलते हैं आकाश में तारे तो गिरते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो तारा गिरता है वो मेरे ही शरीर पे गिरेगा ऐसे मैं नहीं बोल सकता जी, लेकिन वो गिर नहीं सकता है ऐसे भी नहीं बोल पाऊंगा। बिल्कुल ठीक, वो भी गिर सकता है। हमको एक ही समझना है कि वैक्सीन जब तक सेफ नहीं रहेगी कोई भी सरकार उसको लोगों को देने के लिए तैयार नहीं होगी जी। अब रहा सवाल मैंने वैक्सीन लेना न लेना, ऐसे सोच के मैं चल सकता हूँ क्या? मुझे ऐसे लगता है कि इंसान ने एक सोचना है जी, जो मेरे हाथ में है वो मुझे करना पड़ेगा जी। कोई भी चीज आप जब करते हैं तो उसमें कई किस्म के फायदे भी होते हैं लेकिन थोड़ी रिस्क भी होती है जी। हम हर टाइम पे रिस्क जो छोटी होती है उसको बड़ा करके हम देखते नहीं। आपको एक सादा उदाहरण अगर आपको बोलना है जी, तो हम जब रास्ते पे चलते हैं हम भले लेफ्ट साइड से चल रहे हैं फुटपाथ पे से चल रहे हैं लेकिन पीछे कोई गाड़ी आके हमको एक्सीडेंट करने की ये चांस तकरीबन 2% तक रहता है जी। लेकिन हम क्या है वो 2% को देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। हमारी जो आम जिंदगी में हम 98% को हम बराबर समझते हैं जी। हम ये सोचते हैं कि इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है जी। इसलिए वैक्सीन न लेना ये शायद इतना सही डिसीजन नहीं रहेगा क्योंकि वो तो मेरे हाथ में है जी। जो हाथ में नहीं है वो तो बाद में दिखेगा लेकिन उसका चांस बहुत कम है जी। ये भी समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि भारत में 3 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं और जब तक पूरी जांची परखी और उस पर सटीक प्रामाणिकता नहीं आएगी तब तक देशवासियों के लिए वो मुहैया नहीं होगी। राजस्थान के बाड़मेर से कमलेश जी जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते जी, मैं कमलेश बोल रहा हूँ बाड़मेर राजस्थान से। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा सवाल ये है जैसे वैक्सीन के मतलब कई चरण होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मतलब इसके चरण कुल कितने होते हैं तब जाके मनुष्य पे वैक्सीन कार्य करता है? वैक्सीन के कितने चरण होते हैं जब वो आम जनता को लगता है उससे पहले वो कितने फेजेस से गुजरती है? कोई भी वैक्सीन जब देना है तो उसकी तीसरा चरण जी, उसका टेस्ट होना तीसरे चरण में ये जरूरी रहता है जी, क्योंकि उसमें हमको 2 चीजें समझती है। एक तो ये 100 लोगों को अगर मैंने वैक्सीन दी तो कितने लोगों को बीमारी लगने को मैं टाल सकता हूँ ये मुझे समझ में आता है जी। दूसरा कोई साइड इफेक्ट है क्या वो भी मुझे ये तीसरे चरण में समझ में आ जाता है जी। जब ये मुझे समझता है तो तीसरे चरण के बाद में हम ये वैक्सीन जो होती है वो आम इंसान को देने की परमिशन देते हैं जी। अब ये परमिशन देने के बाद में भी जैसा पहले वाले एक श्रोता ने हमको सवाल पूछा था जी कि दूर आगे चल के कोई साइड इफेक्ट होगा क्या जी। अब ये कोई भी चीज हम करने जाएं वो तो सालों साल तो उसको देख नहीं पाते हैं क्योंकि नहीं तो लोगों को ये जो भी दवा निकले या वैक्सीन निकले वो देने में दिक्कत आ जाएगी, लोग उससे ही खत्म हो जाएंगे वो बीमारी से जी। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि तीसरी फेज खत्म होने के बाद में इंसान को दे सकते हैं जी। तीसरे चरण के बाद में और लेकिन वो देने के बावजूद भी हम फोर्थ जो चौथा चरण होता है वो चालू रहता है जिसमें हम ये देखते हैं कि ये वैक्सीन जितने लोगों को दी गई उनमें किसी को कोई आज तक न बताया हुआ ऐसा कोई दुष्परिणाम हमको दिखाई देता है क्या? इसलिए हम सारे दुष्परिणाम वो वैक्सीन मार्केट होने के बाद में भी उसके ऊपर नजर रखते हैं और उस हिसाब से हम उस वैक्सीन कैसे देना है उसमें क्या साइड इफेक्ट होते हैं उनमें अगर उसके ऊपर असर होता होगा तो वो असर भी वो चेंजेस भी करने में कामयाब रहते हैं जी बिल्कुल। तो इसलिए तीसरे फेज के बाद में वैक्सीन देने को हम राजी होते हैं लेकिन चौथी फेज भी जो की है उसमें हम निगाह रखते हुए रहते हैं कि कोई किस्म की कोई नया साइड इफेक्ट हमको नजर आता है। जी बिल्कुल। जम्मू से निशांत जी जुड़ चुके हैं। निशांत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी, बोलिए। डॉक्टर साहब मेरा ये प्रश्न है कि अगर कोई इस बीमारी से ग्रस्त है कोरोना से
और वो धूम्रपान करता तो हमें उसका पता नहीं है। 2 गज की दूरी भी हमने रखी है, तो हमें पता नहीं है कि वो इस बीमारी से ग्रस्त है नहीं है। तो वो जो धुआं छोड़ता है वो हमें कोई असर डाल सकता है या नहीं? बढ़िया सवाल है डॉक्टर रमन। ये जानना चाहते हैं कि कोई आदमी सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है तो क्या उसके धुएं से, और वो व्यक्ति संक्रमित है, तो क्या धुएं से भी दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है? नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा है। ये थोड़ा सा डर लोगों के मन में रहता है जी, लेकिन हमको एक समझना है कि ये जो विषाणु है ये एयरबॉर्न यानी हवा में रहने वाला विषाणु नहीं जी। ये मैं अगर खांसू या छींकू तो उसमें ये विषाणु पाए जाने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। 99% क्या 1000 में भी 999 ऐसा रिस्क वो है वो जी। तो हमको एक समझना है, मैं समझो मुझे बीमारी हुई है, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैंने धुआं छोड़ा तो वो धुएं के अंदर ये विषाणु नहीं रहेगा जी। लेकिन जो सिगरेट या बीड़ी पीते हैं वो लोग खांसने का भी चांस ज्यादा होता है क्योंकि उनको बार बार किसी किस्म के इन्फेक्शन होते हैं। बिल्कुल। तो हमको वो जब खांसेगा तो हमारे मुंह पे वो गिरना नहीं चाहिए, इसलिए मास्क पहनना पड़ेगा। बाकी तो कोई उसमें दिक्कत है ऐसे मुझे नहीं लगता। देश की राजधानी दिल्ली से सरोज पांडे जी हैं। सरोज जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, सबसे पहले आप दोनों महानुभावों को मेरी शुभ संध्या। जी नमस्ते। ये सर, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आकाशवाणी परिवार का इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि वो बड़े बड़े ऐसे हस्तियों से, ऐसे विशेषज्ञों से हमारी बात कराते हैं जिनसे कि मिलना प्रत्यक्ष रूप से थोड़ा सा कठिन हो सकता है और बहुत अच्छी राय और सुझाव हमें प्राप्त होता है। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। जी शुक्रिया। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मैं जानना ये चाहता हूं सर कि जैसे जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है जी, तो क्या इसका संबंध किसी खास विटामिन से है, यानी कि किसी खास विटामिन से बढ़ता है या कार्बोहाइड्रेट वगैरह से, माने किस तत्व से ये ज्यादातर बढ़ता है खाने पीने के मामले में अगर बात की जाए तो? वो कौन सी चीजें हैं जिसको अपने रोजमर्रा के जीवन में खाने पीने में शामिल किया जाए जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सके? रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है जी, उसको बढ़ाने के लिए हम बोलते हैं नॉर्मल खाना ये जरूरी होता है जी। अब नॉर्मल खाना जब हम बोलते हैं तो वो जो हरे सब्जियां होती हैं जी, या रंगीन जो फल होते हैं जिसका रंग होता है, कोई लाल है कोई पीला है जी, उससे हमारे शरीर में विटामिन काफी मात्रा में जाते हैं जी, इसलिए उसका सेवन करना ये शरीर के लिए अच्छा होता है जी। इसके बावजूद भी जो आयुष करके जो आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जो चर्चा करती है ऐसी जो संगठना है जी, उनका कहना है कि कोई किस्म के कोई ऐसे पदार्थ होते हैं जो खाने से शायद प्रतिकार शक्ति बढ़ती है जी, लेकिन उसके बारे में मेरी खुद की जानकारी एलोपैथिक रहने से वो बोलने के लिए उतनी ज्यादा नहीं है जी, लेकिन उनका भी अगर हम इस्तेमाल करें तो शायद वो अच्छा हो जाए। जी बिल्कुल। आयुष मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, चाहे आयुष काढ़े की बात करें या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के गया से अब्दुल्ला जी जुड़ चुके हैं। अब्दुल्ला जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी आदाब डॉक्टर साहब। आदाब। जी, एक सवाल मेरा था कि कोई इंतकाल कर जाते हैं, कोई खत्म हो जाते हैं तो उसके जनाजा में हमको जाना है शरीक होने के लिए जी, तो वहाँ पर क्या क्या एहतियात हमको करना चाहिए जी? इस तरह का कांधा भी देना होता है और नमाज भी पढ़नी होती है। ये थोड़ा हट करके सवाल है मेरा। अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कई सारी जो मान्यताएं हैं उसमें भी शामिल होना पड़ता है। ऐसे में कौन कौन सी सावधानी बरतें जिससे कि संक्रमित होने से बचें? एक हमको एक बात को याद रखना पड़ेगा कि जो भी कोविड का जो मरीज है जी, उस मरीज की अगर मौत हो गई तो उसको प्लास्टिक में रैप करके प्लास्टिक के एक बैग में डाल के हॉस्पिटल से दिया जाता है जी। उसका कारण यही है कि जो भी कोई उसके शरीर में से निकले वाले सिक्रीशंस होंगे यानी जो द्रव पदार्थ बाहर आए होंगे
उसको अगर आदमी उस टाइम पे कैसा मौत होने के बाद में इमोशनल रहता है जी। कोई कहाँ हाथ लगाएगा और वो रोते रोते शायद अपने नाक या मुंह को लगाएगा, उससे ये बीमारी लगेगी, ये डर जब होता है इसलिए उसको प्लास्टिक के इसमें डाल के देते हैं जी। अब अगर प्लास्टिक में बॉडी है तो उसको कंधा देना, इससे कोई तकलीफ होगी, ये कोई कारण नहीं है। उसको हम शमशान घाट लेके गए, उसको बरी करने गए या जमीन के नीचे उसको रखने गए हैं तो उससे भी कोई डर नहीं है जी। या जैसे कोई हिंदू लोगों में कोई जलाते हैं तो वो जलने के बाद में लोगों को ऐसे लगता है कि उसमें जो आग निकलती है उसमें से विषाणु फैलेगा, वो भी सही नहीं है जी। तो हमको एक समझना है प्लास्टिक के अंदर अगर बॉडी रैप्ड है तो उससे खतरा नहीं होगा, लेकिन किसी इंसान को है और वो बॉडी प्लास्टिक में नहीं है जी। तो उसमें हमको एहतियात जो बाकी टाइम पे हम बार बार बोल रहे हैं उसका पालन करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। जौनपुर से राजधर मिश्र जी जुड़ चुके हैं। राजधर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्कार। नमस्ते जी। सर मेरा 2 सवाल है। सर मेरा पहला सवाल है कि जो हम लोग नोज मास्क लगा के चलते हैं, तो बाहर जाते हैं, तो बारिश का सीजन है सर, तो नोज मास्क थोड़ा भीग जाता है तो उसका जो पानी थोड़ा थोड़ा गले नीचे पेड़ तक चला जाता है सर, जिससे कोरोना होने का डर तो नहीं है ना सर? जी। आपका दूसरा सवाल मेरा ये है जी कि अभी जो देश में कोरोना 60,000 70,000 सर ज्यादा टेस्टिंग वजह से हो रहा है सर, ये लोग ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं सर? जी। डॉक्टर रमन, सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं कि बारिश का मौसम है, जो मास्क लगाकर बाहर जाते हैं, मास्क कई बार भीग जाता है और भीगने से पानी के जो कण हैं वो मास्क के सहारे मुंह में भी अंदर जाते हैं, क्या इससे भी संक्रमण हो सकता है? नहीं, कभी भी हमको एक याद रखना है, जब हम कपड़े का मास्क पहनते हैं जी। और बारिश का मौसम है तो अपनी जेब में और एक मास्क रखना जी। ये अच्छा होता है जी। क्योंकि ये जब मास्क गीला होता है तो गीला होने के बाद में मास्क की वजह से जो बीमारी लगने के लिए हम जो सोच रहे हैं वो कम हो जाता है जी। इसलिए गीला मास्क जो होता है उसको धो के फिर सुखाने के लिए हम बोलते हैं जी। अब ये तो आप बाहर फिर रहे हैं तो ये आपको मुनासिब नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैंने वही मास्क ना मैंने ये सोचा कि एक मास्क मेरे पास और एक रखूंगा और अगर गीला हुआ उसके बाद में अगर मैंने वो दूसरा मास्क अगर पहन लिया तो वो आसानी होगी। और ये कोई कठिन काम नहीं है, जैसे हम बोलते हैं आमतौर पे तो हम हाथ में छाता लेके फिरते नहीं जी। लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो भले बारिश नहीं हो रही होगी लेकिन हम जैसे साथ में अपने एक छाता रखते हैं उस ढंग से इसको एक और मास्क जेब में रखना है। जी बिल्कुल। इनका दूसरा सवाल ये था कि जो प्रतिदिन 50,000 से ऊपर भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या हो रही है, क्या इसके पीछे ज्यादा जांच है या कोई और कारण है? नहीं, एक तो हमको दोनों भी चीजों के गौर करना पड़ेगा। एक तो क्या है, ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं तो ज्यादा लोगों को बीमारी है ऐसे हमको दिखाई देगा, नंबर सुन के ज्यादा दिखाई देंगे जी। लेकिन उसका मायना हम सिर्फ टेस्टिंग की वजह से ज्यादा दिख रहे हैं ऐसे भी समझना गलत है जी। क्योंकि जब हम टेस्ट कर रहे हैं और लोगों को पा रहे हैं कि और ज्यादा लोगों को बीमारी है उसका मतलब समाज के अंदर ज्यादा लोगों को बीमारी है जी। उसका मतलब ये बीमारी तेजी से सब तरफ फैल रही है जी। इसको अगर मुझे कम करना है तो मैंने जैसे पहले सवाल के जवाब में बोला था मुझे टेस्ट कर लेना चाहिए, मुझे अगर शक है जी तो आइसोलेट कर लेना चाहिए या फिर अगर कोई गंभीर लक्षण दिख रहे हैं तो उनको अस्पताल में भर्ती कर लेना चाहिए। डॉक्टर रमन, कार्यक्रम में समय नहीं है कि आपसे किसी और पहलू पर चर्चा की जा सके। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जैसा कि डॉक्टर रमन बता रहे हैं कि जो सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका पालन करना बहुत जरूरी है, तभी कोरोना संक्रमण से आप बच सकते हैं और समाज भी संक्रमित होने से बच सकता है। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।